हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रशियन एक्सपेल्सन की बात करेंगे। रसिया को इससे एक्सपेल कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है ह्यूमन राइट काउंसिल से। उस संदर्भ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये जो स्टेप है वो कहाँ किस हद तक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। उसमें इंडिया के स्टैंड की बात करेंगे हम लोग कि भारत ने क्यों एब्सटेन किया, जबकि पहले भारत इस बूचा किलिंग को कंडेम किया है इंडिया ने, तो फिर हमने एब्सटेन क्यों किया, रसिया के क्या पोजीशन थे और ग्लोबल ओपिनियन क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये एक्सपल्सन क्यों महत्वपूर्ण है या यूनाइटेड नेशन एज अ बॉडी ये कितनी इफ़ेक्टिव है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल इसका उद्देश्य क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि 2006 में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसके अंदर 47 देश है जो कि विश्व के अंदर मानवाधिकार को, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं और उसको सुरक्षित रखने का प्रयास भी करते हैं। इसका जो टोटल मेंबरशिप है वो 47 है, जो कि अलग अलग रीजन से आते हैं। कुछ एशिया पैसिफिक है, कुछ अफ्रीका से आते हैं। तो इस तरीके से ईस्ट यूरोप, वेस्ट यूरोप, इस तरीके से टोटल 47 मेंबर्स हैं। और जो मेंबरशिप है वो 3 इयर्स के लिए यहाँ पे दी जाती है। इंडिया भी इसका मेंबर है UNHRC का, राइट। इसका जो हेडक्वार्टर जिनीवा में है। जैसा कि पहले हमने देखा कि ये मानवाधिकारों को प्रमोट करता है, सुरक्षित रखने की प्रयास करता है और ये यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करेगा। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर ये कार्य करता है। जो अभी संदर्भ है वो है रसिया के अगेंस्ट 7 अप्रैल को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 11वीं बैठक बुलाई गई। ये आपातकालीन बैठक थी, एक इमरजेंसी बैठक थी, जहाँ पे कि बूचा मैसेकर के कॉन्टेक्स्ट में रसिया के अगेंस्ट एक एक्शन लेने के लिए इस मीटिंग को बुलाई गई थी UNGA की। तो अब हम ये समझते हैं कि UNGA ने ये मीटिंग क्यों कॉल की। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है, वैसे में एक मीडिया रिपोर्ट आई, कई सारे वीडियोस फुटेज आए जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कीव शहर के बाहर एक छोटा सा टाउन है, कीव सिटी के बाहर एक छोटा सा टाउन है जिसका नाम है बूचा। और बूचा के बाहर ऐसा वीडियो में दिखाया गया है कि लाशें क्या है, सड़कों पे पड़ी है, कुछ शैलो ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे लाशों को पूरी तरीके से दफन नहीं किया गया है। तो जो यूक्रेन है उसकी तरफ से ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि रसिया ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है और उसने मास किलिंग्स की है, मैसेकर किया है, और इसीलिए रसिया को वॉर क्रिमिनल ठहराया जाए, रसिया के खिलाफ ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर क्या है एक्शन लिया जाए। तो जब ये रिपोर्ट बाहर आई तो इंडिया ने भी इस रिपोर्ट के ऊपर अपना कंडेमनेशन जाहिर किया था। और ये इंडिया का पास्ट जो अप्रोच था उससे ये एक डिपार्चर था, यानी पहले हमने कभी भी किसी एक्शन को कंडेम नहीं किया था। हालांकि रसिया का नाम भारत की तरफ से नहीं लिया गया था, लेकिन बूचा से जो रिपोर्ट्स या जो उसके जो वीडियो फुटेज और जो पिक्चर्स आ रहे थे, भारत ने कहा कि दिस इज़ वेरी कंडमनेबल और इसको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, प्रोब करने की ज़रूरत है। और भारत ने यूनाइटेड नेशन
HRC ह्यूमन राइट काउंसिल को कहा कि इसके लिए इनको क्या है, इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए सो दैट ट्रुथ कैन बी इस्टेब्लिश्ड। दोस्तों, युद्ध के समय में कई बार प्रोपेगेंडा वॉर भी चलते हैं और इसी वजह से भारत ने ये अपना पक्ष रखा था कि इसका इन्वेस्टिगेशन अच्छे तरीके से करना चाहिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। तो भारत ने अपना ये स्टैंड जाहिर कर दिया था और उसके बाद 7 अप्रैल को UNGA के अंदर इस पर वोटिंग की गई और उस वोटिंग के तहत हम ये देखेंगे कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के प्रिंसिपल के बेसिस पर रसिया को इससे एक्सपेल कर दिया जाता है, राइट। तो अब हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों को लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो ये 11th मीटिंग थी उसके तहत जो वोटिंग का प्रोसीजर था वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी और वोटिंग में रसिया के एक्सपल्सन के लिए, रसिया को बाहर निकालने के लिए 93 वोट्स उसके फेवर में पड़े थे और 24 अगेंस्ट में थे, 24 वोट्स उसके अगेंस्ट में थे, जबकि एब्सटेंशन 58 एब्सटेंशंस हैं। एब्सेंट, इंडिया वाज आल्सो एब्सेंट फ्रॉम दिस वोटिंग। तो सवाल ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने इंडिया को कंडेम किया कि भारत को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। भारत ने बार बार एब्सटेन किया है, तो वैसे में ये भी हमें समझने की ज़रूरत है कि भारत ने आखिर क्यों एब्सटेन किया। तो वैसे में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, श्री TS तिरुमूर्ति, उन्होंने ये कहा कि ये एक ऐसा निर्णय है जिसमें ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है। भारत ने ये कहा कि बूचा किलिंग्स को हम कंडेम करते हैं, लेकिन ट्रुथ को एसर्टेन करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए थी वो UNHRC के द्वारा होना चाहिए था। मानवाधिकार आयोग को खुद इसमें इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि सच पता चलते इससे, लेकिन बगैर ट्रुथ को एस्टैब्लिश किए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के तहत वोटिंग की जाती है और वोटिंग से रसिया को एक्सपेल कर दिया गया। इंडिया का कहना है कि यहाँ पे ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाना चाहिए था टू एसर्टेन द ट्रुथ, सत्य को स्थापित करने के लिए, सत्य को सामने लाने के लिए, उसके बाद वोटिंग की जानी चाहिए थी। और इसी प्रिंसिपल पर भारत ये चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी कुछ गुट और कुछ कंट्रीज़ का दबदबा ना रहे, एक तरफा वो फैसले ना रहे। यूनाइटेड नेशंस को रेलिवेंट रहने के लिए ये आवश्यक है कि वो ऐसे निर्णय ले जहाँ पे कि दोषियों को सज़ा तो मिले, पर उसके लिए जो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए वो फॉलो किया जाना भी उतना ही आवश्यक था। और इसीलिए उन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन में इस चीज़ को क्लियरली कहा कि चूँकि ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है इसीलिए भारत इससे एब्सटेन करता है। हालांकि भारत ने बूचा किलिंग्स की आलोचना की थी, कंडमनेशन किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और आपको मैं बता दूं कि ये ऐसा दूसरी दफ़ा हुआ है जबकि किसी कंट्री को UNHRC से बाहर निकाल दिया गया है। इससे पहले लीबिया को बाहर निकाला गया था जब कर्नल गद्दाफ़ी ने वहाँ पे मानवाधिकार के आयोग का हनन किया था। तो दोस्तों सवाल ये है कि अगर रसिया एग्रेसर है तो रसिया को सज़ा मिलनी चाहिए अगर उसने ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की हैं, लेकिन ट्रुथ को इस्टेब्लिश करना भी उतना ही ज़रूरी है और इसलिए भारत का जो स्टैंड है वो जस्टिफाइड है। और भारत ने अपने एक्सप्लेनेशन में कहा है कि भारत किसी पक्ष के
बजाय सत्य के साथ खड़ा है और भारत चाहता है कि रसिया और यूक्रेन के बीच बातचीत करके इस मामले का निपटारा किया जाए। जबकि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ये है कि रसिया को साइडलाइन कर दिया जाए। दोस्तों, मैं बूचा किलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बट कि जो भारत ने किस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टेप को उठाया है ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके कार्य करने का जो तरीका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वोटिंग के पैटर्न को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं मिला है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। 193 कंट्रीज़ हैं, 193 कंट्रीज़ में सिर्फ 93 कंट्रीज़ ने ही किया है, उनके फेवर में वोट किया है। तो देखा जाए तो इट इज़ नॉट द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जितने सदस्य हैं उनका बहुमत नहीं है, उसके बहुमत से कम है। लेकिन यहाँ पे जो रूल है वो रूल ये कहता है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर उस 2/3 बहुमत से जो लोग मौजूद हैं और जो लोग वोट कर रहे हैं उससे अगर किसी रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाए तो वो रेजोल्यूशन पास माना जाता है। लेकिन लार्जर एब्सटेंशन से हमें ये पता चलता है कि दुनिया के ज़्यादातर देश 58 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि इस मामले पर बहुत स्पष्ट नहीं हैं। उनको लगता है कि कुछ चीज़ें जल्दी में हो रही हैं और इसलिए वो एब्सटेन करते हैं। कुछ 24 ऐसे देश हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको जो अप्रोच है वेस्टर्न वर्ल्ड का वो गलत है और इसीलिए उन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया। तो दोस्तों, ये था एक भारत का निर्णय जिसके बारे में हमारा ये छोटा सा प्रयास था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।